तो बच्चों आज जो तुम्हारा टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रामीण शक्ति संरचना, रूरल पावर स्ट्रक्चर। देखिए कभी भी देखो, अब तुम तो स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, मुझे तो नॉलेज है इस सब्जेक्ट टॉपिक की, तुम्हें नॉलेज नहीं है। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि तुम्हें तनु मैडम सामने ना हो या कोई शोभन सर या शाह सर ना सामने हो और तुम्हें किसी टॉपिक का अर्थ पता करना हो, तो सबसे पहले उस टॉपिक को मैंने बताया था बबीता को भी, संधि विच्छेद कर लो, टुकड़े बांध दो। तो ग्रामीण प्लस शक्ति प्लस संरचना। ग्रामीण का मतलब गांव से है ना, जो गांव से हो। शक्ति कहते हैं पावर को, जिसकी लाठी उसकी गाय भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका सीधा सीधा अर्थ है भैंस किसी चीज से नहीं डरती। ठीक है, तुम उससे कहोगे अच्छा तुझे ठीक बता दूंगी चल खा, तो वो उसको कोई मरग नहीं, तुम बोलते रहो और ऐसे निकाल देगी। ठीक है, गाय या भैंस किससे डरते हैं? डंडे से। एक बच्चा था बड़ा शरारती था, उसने कहा मैडम आपसे एक पहेली पूछता हूं। मैंने कहा हाँ पूछ। कि मैम महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और भगत सिंह की फोटो रखी है। एक गाय आई, उसने भगत सिंह की फोटो को उड़ा दिया अपने सिंग से, शास्त्री जी की फोटो को उड़ा दिया और गांधी जी की फोटो को नहीं उड़ाया। मैडम बताओ क्या होगा? मैं भी चक्कर में पड़ गई थी, है ना, मैं बड़ी चक्कर में पड़ी कि क्या बात होगी या क्या होगा कैसे होगा। तो अंत में आया उनके पास क्या थी? लाठी। बड़ा गजब का लॉजिक है ये सब। सिर्फ मैं तुम्हें क्लास स्टार्ट करने से पहले टॉपिक बोझिल ना लगे, टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए बता रही हूं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है गाय या भैंस, ये जो जानवर होते हैं वो डंडे से डरते हैं। अगर उन्हें हम वैसे समझाएंगे वो नहीं मानेंगे, यदि एक डंडा लगाएंगे तो वो शांत हो जाते हैं, है ना। तो डंडे में शक्ति है, डंडे में शक्ति है। ग्रामीण शक्ति संरचना की आज हम बात कर रहे हैं। जो हमारे ग्राम हैं उनमें शक्ति यानी पावर किसके पास होती थी? संरचना बोलते हैं स्ट्रक्चर को, संरचना बोला जाता है इंग्लिश में स्ट्रक्चर। जैसे मैं तुमसे कहने लगूं जो ये कमरा है, इस कमरे का स्ट्रक्चर कैसे बना है? कमरा कैसे बना है ये बताओ? ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया, उससे बना है ना। जो ये कमरे का आकृति है, ईंट, सीमेंट, सरिया, इनके माध्यम से बनी है। तो जो कमरे का स्ट्रक्चर है इससे बना है। हमारी समाज का स्ट्रक्चर किससे बना है? परिवार, विवाह, नातेदारी, ठीक है, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, उससे हमारे समाज का स्ट्रक्चर बना है। यदि मैं गांव की बात करूं, गांव का स्ट्रक्चर कैसे बना है? परिवार से, नातेदारी व्यवस्था से, फिर हमारे जो गांव का कृषक समाज है उनसे, इससे गांव का स्ट्रक्चर बना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामीण शक्ति संरचना यानी रूरल पावर स्ट्रक्चर। ग्रामों का शक्ति संरचना किस पर आधारित है? तो ये थोड़ा मैं इसको तुम्हें पीछे ले जाऊंगी क्योंकि आज ग्रामों की शक्ति संरचना चेंज हो गई है। जो हम परंपरागत, आज मैं तुमसे परंपरागत की बात करूंगी। पुराने जमाने में शक्ति संरचना का आधार क्या था गांव में? अब तो हमें पता है प्रधान आ गए हैं, पंचायती राज व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और ग्राम प्रधान चुन के आता है। आज तो हमें इतना पता है ना, तुम सबको भी, मुझे भी पता है। लेकिन मैं आज तुमसे बात करने जा रही हूं परंपरागत शक्ति संरचना की। देखिए परंपरागत शक्ति संरचना की अगर हम बात करें तो परंपरागत शक्ति संरचना में ऐसा माना जाता था व्यक्ति की परिस्थिति और उसके अनुसार उसकी भूमिका। तुमने फर्स्ट सेम में परिस्थिति तथा भूमिका पढ़ा होगा। परिस्थिति कहते हैं एक समय में व्यक्ति जो स्थिति धारण किए हुए होता है। जैसे बबीता इस समय मेरी परिस्थिति क्या है? टीचर। तुम्हारी क्या है? स्टूडेंट। क्लियर है ना? फिर तुम बाहर जाओगे, गाड़ी में बैठोगे अपने गांव जाने के लिए, तुम्हारी परिस्थिति यात्री की। ठीक है, परंपरागत जो ग्रामीण समाज थे उसमें व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित होती थी उसके रुपये, पैसे और संपत्ति से।
जो जितना अधिक पैसे वाला होगा, जितना अधिक उसके पास गांव की जमीन होगी, तो वो पावरफुल माना जाता था, कहते थे। और वो अपने साथ 4-5 मुष्टंडों को लाठी लेके चलता था अपनी धाक दिखाने के लिए। वो पहले चलते थे, लोग उससे चलते थे, तो सब कहते थे वाह क्या बात है। जैसे आजकल लोग गनर लेके चलते हैं, है ना। गनर देखा जाए तो हमें समाज में किसी का भय नहीं है, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं देखो हम कितने पावरफुल हैं, मेरे साथ 4 गनर चल रहे हैं मेरी सिक्योरिटी के लिए, क्या मुझे कोई मार रहा है? नहीं, ये सब दिखाने के लिए है कि देखो मैं कितनी पावरफुल हूं। परंपरागत ग्रामीण संरचना में बिल्कुल ऐसा ही होता था। जिसके पास जितने अधिक पैसे होते थे, जितनी ज्यादा जमीन होती थी, धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति, तो वो उतना अधिक शक्तिशाली माना जाता था। और वो शक्तिशाली इसलिए होता था, तो वो जैसे परंपरागत ग्रामीण संरचना में साहूकार थे। तुम जानते हो साहूकार कौन किसे कहते हैं? साहूकार, हाँ। और हाँ, साहूकार ब्याज पर पैसा देते थे। गरीब लोगों से क्या करते थे, उनकी भूमि, उनका घर, खेत जो रख लेते थे गिरवी, बदले में उनको पैसा देते थे ब्याज पर। ठीक है, अगर कोई ब्याज चुका ना पाया तो साहूकार क्या करता था, उसकी जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को अपने पास रख लेता था। इवन बंधुआ मजदूर, बाउंडेड लेबर भी तुमने सुना होगा। बाउंडेड लेबर सुना है? रीता के कोई मिस कर रहा इतना ज्यादा कि फोन पे फोन या मम्मी कह रही है। बाउंडेड बंधुआ मजदूर, जो कोई पैसा संपत्ति भी नहीं चुका पाते थे। पुराने जमाने में लोग उनकी पैरों में बेड़ियां डालकर, जैसे जानवर को रखते हैं ना, ऐसे अपने घर में नौकर को रखते थे जिससे वो भाग ना सके। तो वो जितना घर का दायरा रहते थे उसके पैरों में उतनी बड़ी जंजीर रहती थी। खाता था तो जंजीरों में, काम करता था तो जंजीर बांध के। दैट इज कॉल्ड बाउंडेड लेबर, यानी बंधुआ मजदूरी। आज हम इसी शक्ति संरचना को, ग्रामीण शक्ति संरचना, खास तौर पर परंपरागत, इसको पढ़ने जा रहे हैं। शक्ति की अवधारणा, पावर। देखो शक्ति, मैंने तुम्हें अभी एक मुहावरा दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। अगर आज की तारीख में हम देखें, जो लोग पैसे वाले होते हैं वो अपने पैसे के बल पर हर कुछ हासिल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं। 70% तो मैं ये मानती हूं कि 70% जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो उनकी शक्ति उनके पैसे से आती है। 30% को एक किनारे रख देते हैं अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा घर, जमीन, संपत्ति, ठीक है, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे शौक, बच्चे भी उनके महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर हर चीज खरीदने में सक्षम होते हैं। हम जैसे को तो सोचना पड़ेगा भाई, एक साड़ी लानी है तो लोग अगले महीने की तनख्वाह में से ले आएंगे, अभी नहीं ला रहे हैं, है ना, सोचना पड़ता है। तो आज उसी शक्ति संरचना का कहीं ना कहीं ग्रामीण शक्ति संरचना की अवधारणा को हम पढ़ने जा रहे हैं। हार्टन तथा हंट ने शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शक्ति का अर्थ वह है कि दूसरों की क्रियाओं को निश्चित करना। शक्ति पावर कहते हैं। अगर मेरे अंदर पावर है, ठीक है, या गांव के जो लोग हैं, जो बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, तो वो लोगों को पैसा दे देते हैं, उपहार देते रहते हैं। अक्सर जब वोट पड़ते हैं तो क्या होता है, लोग ऐसे ही तो करते हैं वोट के समय, खूब दारू पिलाना, बढ़िया बढ़िया पार्टियां करना, और कंबल वितरित कर दिए जी। कहाँ से आए कंबल जी? विधायक जी आए थे, विधायक जी ने कंबल वितरित कर दिए। उन्होंने अपने पैसे को लोगों के लिए लगा दिया कि लोग मेरा समर्थन करें, ठीक है। उन्होंने उसको, वोट को एक तरह से खरीद लिया, समर्थन हासिल कर लिया। तो शक्ति का अर्थ वह है कि, क्या हुआ बेटा, दूसरों की क्रियाओं को निश्चित करना। दूसरों की क्रियाओं को निश्चित करना। तुम वोट तो किसी और को देना चाहते थे, लेकिन जब कंबल मिल गया, पैसों का लिफाफा मिल गया, लोगों को दारू की बोतल मिल गई, अब तो इनको ही हम वोट देंगे। लोगों की शक्ति का अर्थ वह है कि दूसरी की क्रियाओं को निश्चित करना। पहले तो लोग ऐसे करते हैं, फिर जब कोई नहीं मानता तो बलपूर्वक। तुम पटना, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वेब सीरीज बनी है। अगर उन वेब सीरीज में हम देखते हैं ना, पिक्चर बनी है, बहुत सारी पिक्चर्स बनी है, तो अगर कोई मानता नहीं था तो फिर जबरन उसको लड़ाई झगड़ा करके मनवा लेते थे। तो यही पावर होती है। हार्टन तथा हंट कहते हैं कि शक्ति का अर्थ है कि दूसरों की क्रियाओं को निश्चित करना। मतलब दूसरों की क्रियाओं को निश्चित करना मतलब अपनी मनमानी चलवाना, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। प्राचीन काल में राजा महाराजा का काल होता था, लोग राजा से डरते थे।
राजा दिन को यदि रात बोलता था तो प्रजा भी दिन को रात ही बोलती थी। अगर प्रजा दिन को दिन ही बोलती थी तो उनको कड़ी सजा दी जाती थी। आंख बूंद करके वो राजा के ऊपर विश्वास करते थे। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हार्टन हंट ने शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि शक्ति का अर्थ है कि दूसरे की क्रियाओं को निश्चित करना। इसी प्रकार मैक्स वेबर लिखते हैं, सामान्यतः हम शक्ति को एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा इच्छाओं को दूसरों से क्रियान्वित करवाने, यानी मैं अपनी मनमानी तुमसे मनवा लूं, तुम काम करोगे मेरे अनुरूप, ठीक है, बलपूर्वक दबावपूर्वक। कल को मैं तुमसे कहने लगी तुम ऐसा है, तुम कल को क्लास में ये सब सामान लेके ही आओगे। अब तुम भय के कारण करो, कोई एक तो होता है रिस्पेक्ट के कारण, जिन लोगों को हम बहुत मानते हैं, जैसे हमारे माता पिता या हमारे दादी दादा, वो कोई भी काम कहते हैं हम तुरंत कर देते हैं जब कुछ भी करते हैं। जैसे गुरु कहता है तो बच्चों गुरु का रेस्पेक्ट करके उनके सब काम को करते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा छोटा भाई कह रहा है तुमसे, जा एक गिलास पानी लेके। अच्छा, मुझसे ये कह रहा है एक गिलास पानी, मरवाऊंगी थप्पड़, कैसे कह दिया। कहीं ना कहीं हमने उसको जताया कि मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे मंगा सकती हूँ, तुम मुझसे नहीं मंगा सकते, है ना। तो शक्ति कहते हैं वास्तव में अपनी बातों को सामने वाले से मनवाना। क्या कह रहा है ये, सामान्यतः हम शक्ति को एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा इच्छाओं को दूसरे पर क्रियान्वित करने, अपनी इच्छाओं से या तो उनसे कार्य करने या अपने कार्य को उनसे मनवाने का प्रयोग शक्ति के रूप में किया जाता है। अब आता है परंपरागत शक्ति संरचना की प्रकृति। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने हमारा जो परंपरागत भारतीय समाज था, या कह लो देश आजाद होने से पहले, क्योंकि सन 1950 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया था। जमींदारी प्रथा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले थी। अब ये क्या प्रथा थी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि परंपरागत जो शक्ति संरचना की प्रकृति थी उसके 3 प्रमुख तत्व थे। कौन कौन से, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत शक्ति संरचना, गांव पंचायत और जाति पंचायत। कहने का मतलब परंपरागत भारतीय समाज में गांव की जो स्ट्रक्चर होता था, मैंने अभी अभी तुमसे पूछा था, गांव में यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो तुमने कैसे देखा है, कैसे उनका निपटारा होता है, मुझे दोबारा से बताओ। प्रधान के द्वारा और पंचायत के द्वारा, और तुमने एक और शब्द बोला था, किसी ने पटवारी का नाम लिया था, है ना। देखो उत्तराखंड में पटवारी भी इस तरीके के आपसी मनमुटाव लड़ाई झगड़ों का निपटारा करता है। लेकिन ये व्यवस्था होने से पहले, पंचायती राज व्यवस्था होने से पहले गांव में जो शक्ति संरचना थी उसकी प्रकृति ये थी, या तो गांव के बड़े बड़े जो जमींदार होते थे जिनके पास गांव की बहुत ज्यादा भूमि होती थी। जमींदारी प्रथा क्या थी मैं तुम्हें बताती हूँ थोड़ा सा। जमींदारी प्रथा थी, गांव की बहुत ज्यादा जमीन जो होती थी गांव के जैसे शक्तिशाली लोगों के पास होती थी, वो पट्टे पर या किराए पे अपनी भूमि छोटे किसानों को जोतने के लिए दे देते थे। बदले में वो उनसे कर लेते थे, लगान लेते थे, ठीक है। और जैसे उसने एक किसान को जमीन किराए पे दी और किसान ने गेहूं बोए, तो वो पहले हिस्सा तय कर लेते थे कि इतनी बोरी गेहूं तुम मुझे फसल कटाई के समय दोगे ही दोगे, ठीक है। और जमींदारी प्रथा में क्या होता था, यदि किसान दे नहीं पाता था, जमींदार उसकी भी जमीन होती थी उसको भी हड़प लेता था। और जमींदारी प्रथा के अंतर्गत ही गांव की शक्ति संरचना थी। बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, आसपास के जमींदार मिलकर गांव का पूरा सिस्टम चलाते थे। जैसे हम पटना, बिहार, यूपी के, ईस्टर्न यूपी के गांव में वो देखते हैं, क्या देखते हैं। तो मैं तुम्हें बता रही थी जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार होते थे, बड़े बड़े जमींदार कहते थे जमीन के हकदार। जमींदार जमीन के हकदार, जिनके पास जमीन, मैंने कहा था ना कोई शब्द समझ में ना आए तो उसका संधि विच्छेद कर लो। बड़े बड़े जमींदार होते थे, गांव की जमीन उनके पास होती थी, तो वो क्या करते थे, अपने पास शक्ति रखते थे, अपने पास लोगों को रखते थे। जैसे मैंने तुम्हें अब से गनर वाली बात कही थी, जमींदार अपने लिए बहुत सारे वो नियुक्त करे रखते थे जिससे कर वसूल करना हो। गुंडे भी बोल सकते हैं उन्हें, या कर वसूल करने वाले व्यक्ति भी बोल सकते हैं उन्हें, जिससे वो अपनी पावर दिखाते थे। कहीं शादी विवाह उत्सव में उन्हें बुलाया जाता था तो अपने साथ के लोगों को पूरी पलटन के साथ चलते थे,
पता चल रहा जमींदार साहब आ रहे, 4-4 गाड़ियां आ रही हैं पीछे, 2 लट मारुति आ रही है और आगे जमींदार साहब की गाड़ी चल रही है। तो ये परंपरागत शक्ति संरचना की प्रमुख प्रकृति जमींदारी प्रथा को माना जाता है। साथ ही साथ गांव पंचायत, गांव पंचायत और जाति पंचायत। गांव के जो बुद्धिमान, शक्तिशाली, पैसे वाले लोग होते थे, उन्हीं से मिलकर तुमने सरपंच, पंच, पंच का मतलब होता है 5 ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति जो बुजुर्ग भी होते थे, धनवान भी होते थे, और सभी लोग गांव के समूह के लोग उनको बहुत मानते थे। गांव को कोई भी लड़ाई झगड़ा, संपत्ति का, किसी विवाह का, किसी भी चीज का जो झगड़ा होता था, वो सरपंच के सामने पूरी जनता बैठी रहती थी, खुले दरबार में आता था। फिर सरपंच जो निर्णय लेते थे, सभी व्यक्ति सर्वसम्मति से उस निर्णय को मानते थे। तो गांव पंचायत भी ग्रामीण शक्ति संरचना में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरीके से जाति पंचायत, गांव में जिस जाति के लोग सबसे ज्यादा होते थे, देखो कहते हैं ना, जिसकी संख्या ज्यादा होती थी उनमें शक्ति होती थी। जाति पंचायत कब बनती थी? मान लीजिए एक गांव ठाकुरों का गांव है, और भी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन ठाकुर जो है वो अधिक संख्या में है, या क्षत्रिय लोग अधिक संख्या में हैं, तो वो क्या करते थे, अपने जो जिनके पास पैसा अधिक होता है अपनी जाति के लोगों के पास, उन्हें अपना वो बना देते थे प्रधान, सरपंच, जिन्हें हमने नाम दिया है, और उन्हीं से निर्णय करवाते थे। कहीं ना कहीं वो अपनी जाति को फेवर करते थे। अपनी जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो बहुत कम दंड देते थे, लेकिन सेम अपराध यदि किसी दूसरी जाति के व्यक्ति ने कर दिया तो वो उसके लिए दंड का प्रावधान बहुत कड़ा रखते थे। तो जाति पंचायत का मतलब हुआ कि गांव में जिस जाति की, जैसे वैश्य जाति के लोग ज्यादा रहते हैं तो वो अपनी जाति में से चुनाव करते थे। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण जाति के लोग ज्यादा हुए, जब M.N. श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, तो उन्होंने जो साउथ इंडिया के गांव में था, एक जो श्रीपुरम उन्होंने गांव का अध्ययन किया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ओक्कालिंगो को वहां की प्रमुख वो माना, प्रभावशाली व्यक्ति। तो ये सब क्या है? ये ग्रामीण शक्ति संरचना है। ग्रामीण शक्ति संरचना मतलब आज शक्ति संरचना का स्वरूप बदल गया है, जिसको मैं कल पढ़ाऊंगी तुम्हें। आज जो ग्रामीण शक्ति संरचना का परंपरागत स्वरूप था वो है ये, जिसमें शक्ति को परिभाषित किया गया है। और योगेंद्र सिंह ने परंपरागत शक्ति संरचना की प्रकृति को 3 भागों में बांटा है: जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत और जाति पंचायत। ठीक है, इसको लिख लेना बेटा क्वेश्चन के रूप में।